सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th भूगोल का चैप्टर नंबर 4 जो कि है आपका कृषि। आज जो हम इस चैप्टर को इस वीडियो में ख़त्म कर लेंगे। और गाइस मैं आपको बताऊं, ये जो है वीडियो का थर्ड पार्ट है, और अगर आपने इस लेसन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप जो है दोनों पार्ट्स को देख सकते हो। और आज हम पढ़ने वाले हैं आज के इस टॉपिक में प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधारों के बारे में। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, यानी अब हम पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में। जैसा कि पहले बताया गया है कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है। अब भारत जो है, सबसे पहले कृषि भारत में ही शुरू हुई, भारत में ही सबसे पहले कृषि की जाती थी, और इसलिए आज भी भारत को जो है वो कृषि प्रधान देश कहा जाता है। परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध होता हो जाता है तथा इसकी गति मंद हो जाती है। यानी कृषि का जो विकास है वो टेक्नोलॉजी की वजह से, कृषि तो बढ़ रही है लेकिन जो भूमि है वो खराब हो रही है, और जो कृषि है वो ठीक हो रही है। इससे सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश के बहुत से बड़े भाग में अभी भी किसान खेती बाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। अब हमें जो है, हमारे पास कितनी भी टेक्नोलॉजी हो लेकिन हमें जो है वो मानसून पर और भूमि पर निर्भर रहना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत ज़्यादा उर्वरक डाल दिए तो खेती अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी, नहीं, हमें जो है प्राकृतिक कारकों पर भी जो है निर्भर रहना पड़ेगा। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है। अब जनसंख्या बढ़ रही है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ गंभीर तकनीकी एवं संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। यानी कृषि जो है वो 60% लोगों को जो है वो भोजन प्रदान करती है, जीविका प्रदान करती है। तो ये जो है, अब हम क्या करते हैं कि हम जो है मशीनों का उपयोग करते हैं, और ये जो है बहुत ही बुरी एक तरह से चीज़ है हमारे लिए। टेक्नोलॉजी का यूज़ हमें करना चाहिए लेकिन एक लिमिटेशन में। स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई। यानी जैसे हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद हम जो है चकबंदी, यानी एक ही बड़े हिस्से को जो है छोटे छोटे हिस्सों में बांटना हमने चालू कर दिया। चकबंदी जो थी, जो पूरा एक हिस्सा था, उसको जो है हमने नहीं रखा, और इसी वजह से आप जो भूमि के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो आज देखने को मिलते हैं हमें। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। यानी जब आज़ादी के बाद पहले जो 5 वर्ष थे उनमें क्या था कि भूमि को जो है वो सुधारा जाए। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बढ़ती जा रही थी, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य था। यानी अब जो है छोटे छोटे टुकड़ों में ये बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यानी मान लो किसी के पास 50 हेक्टेयर है, अब उसके दो दोस्त के बच्चे हुए, ठीक है, तो उसने आधी आधी मार दी, फिर उनके दो दो और हुए, फिर उसने आधी मार दी। तो इस तरह से जो है बहुत छोटे छोटे जो हिस्से वो होते जा रहे हैं, और इनको चकबंदी करना बहुत ज़रूरी है इनका, यानी इनको एक बड़े हिस्से के रूप में दिखाना ज़रूरी है। भूमि सुधार के कानून तो बनने, परंतु इनके लागू करने में ढील की गई। यानी भूमि सुधार के जो कानून थे वो तो बन गए, लेकिन इनको लागू करने में जो थी सरकार ने ज़्यादा महत्वता नहीं दिखाई। 1960 और 1970 के दशकों में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड जैसे कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियाँ आरंभ की गई थी। यानी जब श्वेत क्रांति हुई और जो हमारी हरित क्रांति हुई, उसके बाद थोड़ी हमें जो है वो टेक्नोलॉजी का सहारा मिला, लेकिन उससे पहले टेक्नोलॉजी नहीं आई थी। परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक सीमित रह गया। अब विकास जो था वो हर क्षेत्र में नहीं हो पाया। इसके कारण जहाँ पर टेक्नोलॉजी पहुँची वहाँ पर विकास हुआ, और जहाँ पर नहीं पहुँची उस समय और आज जो है वहाँ पर विकास नहीं है। इसलिए 1980 और तथा 1990 के दशक में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान, और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना सम्मिलित थे। यानी बाद में 1980 और 1990 के दशक में जो था कृषि पर थोड़ा ध्यान दिया गया सरकार द्वारा, और बहुत सारी तकनीकें, संस्थागत तकनीकें और सुधार लाए गए कृषि के लिए, जिनमें जो है अगर कोई भी आपकी फसल खराब हो जाती है तो आपको उसके लिए बीमा दिया जाएगा, और उसके बाद आपके जो बैंक हैं वो आपको कम ब्याज पर जो है वो लोन दे देंगे, कम ब्याज पर ऋण देंगे आपको। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना
PIS भी शुरू की, यानी किसानों को जो है पैसे की ज़रूरत जब भी पड़े तब वो पैसे ले सकें कहीं से भी कि बिना शरण के। अगर उनके परिवार में कुछ भी दिक्कत है तो उसको भी वो सुधार सकते हैं उस तरीके से। इसके अलावा आकाशवाणी पर और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। आज भी हमने देखा होगा कि टीवी पर जो है हमें बताया जाता है कि कैसे जो है आज का मौसम रहेगा, और ये इसलिए बताया जाता है ताकि जो किसान हैं वो ये अंदाज़न लगा सके कि हमें जो है पानी देना चाहिए कि नहीं, खेतों की सिंचाई करनी चाहिए कि नहीं, क्या पता बारिश हो जाए और हम भी सिंचाई कर दें तो ज़्यादा फिर जो फसल ख़राब हो जाए। तो इसलिए समय समय पर मौसम की जानकारी दी जाती है। किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचने के लिए न्यूनतम सहायक मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो आगे का नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान, यानी जो हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि किस प्रकार से योगदान देती है। तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान का अनुपात 1951 से लगातार घटते के उपरांत भी 2010-11 में देश की लगभग 52% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका का साधन थी। यानी जो कृषि थी वो आज भी 2011, 10 और 11 के आंकड़े अगर हम देखें जनसंख्या के, तो वहाँ पर 52% जनसंख्या को जो है वो कृषि से अपना जो आजीविका है, जो रोजगार है वो मिल रहा है। तो अभी भी आप सोच सकते हैं कि कृषि जो है वो अभी इतनी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है कृषि हमारे देश के लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट और प्रगतिरोध अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट लाएंगे, जो समाज के लिए व्यापक निहितता है। यानी जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है जिसमें कृषि की जो गिरावट आई है लेकर रोजगार को लेकर, तो कृषि जो है वो कम होती जा रही है। और 52 पहले जो था वो 60 से 70% जो थे लोग कृषि पर डिपेंड होते थे, लेकिन आज जो है 2011-10 में 52% लोग रह गए। यानी कि जो कृषि में लोग जा रहे हैं उसका अनुपात जो है वो धीरे धीरे घट रहा है। और इसका कारण यह है कि अब लोगों के पास जो है वो ज़मीनें नहीं हैं, ज़मीन उनकी कम होती जा रही है। अब मान लो किसी के पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है, वो उसमें क्या करेगा, तो वो पलायन कर कर शहरों में आ रहे हैं ताकि वो जो है शहरों में कुछ कमा सकें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो कृषि के महत्व को समझते हुए भारत ने इसके आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास किए हैं। भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना, पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना, बागवानी विकास, मौसम विज्ञान और मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को वरीयता दी गई। यानी सरकार ने जो है वो कृषि के लिए बहुत कुछ किया ताकि कृषि को भी जो है वो बढ़ावा दिया जा सके, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो तालिका 4.1 से स्पष्ट होता है कि पिछले वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है, परंतु इससे देश में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। कृषि में विकास दर कम हो रही है, जो कि एक चिंताजनक स्थिति है। यानी कृषि की विकास दर जो कृषि है वो कम होती जा रही है, लोग कृषि करना बंद कर रहे हैं एक तरह से कहा जाए तो। वर्तमान में भारतीय किसान को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से एक बड़ी चुनौती का सामना। तो यहाँ पर जो है आपको दिख रहा होगा ये टेबल आपको देखना चाहिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो कृषि का जो अनुपात है वो हर साल घटता है। पहले इतना था 2013-14 में, ठीक है, 14-15 में इतना -0.2 कम हो गया और 2015-16 में केवल इतना बचा। यानी देख सकते हो 4.2 से ये आ गया 1.1 पर। तो यानी कृषि में जो है वो कितना घटा है। बाकी जो सेवाएं थी हमारी, जो ड्राइवरी वगैरह हैं, इन सब में जो है थोड़ा बढ़ोतरी यहाँ पर हुई, ठीक है। यहाँ पर वैसे शुरुआत में 2013-14 में जो था बढ़ा अनुपात, ठीक है, यहाँ पर कम था और यहाँ पर बढ़ा, लेकिन बाद में जो है फिर थोड़ा कम हुआ है। तो हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि कृषि में जो है वो सबसे ज़्यादा अनुपात कम हो रहा है। उसके बाद आगे बढ़े तो कृषि सेक्टर में विशेष रूप से करना पड़ रहा है। रासायनिक उर्वरकों पर सहायकी कम करने से उत्पाद लागत बढ़ रही है। यानी जब हम उर्वरकों का उपयोग करते हैं, केमिकल रासायनिक उर्वरकों का, तो इससे क्या होता है कि भूमि की उर्वरता कम होती है और उत्पादन में जो है हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ये जो उर्वरक हैं वो भी महंगे आते हैं। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादन पर आयात कर घटाने से भी देश में कृषि पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। यानी अब जो हम बाहर की चीज़ों को देश में मंगा रहे हैं, आयात कम कर दिया हमने, ठीक है, आयात कर को घटा दिया हमने, तो इससे जो है कृषि के देश की चीज़ें बहुत कम खरीदी जा रही हैं और विदेशों से चीज़ें जो है वो ज़्यादा मंगाई जा रही हैं। किसान कृषि में पूंजी निवेश कम कर रहे हैं, जिसके कारण कृषि में रोजगार घट रहे हैं। यानी अब किसान जो है वो कम पैसा लगा रहे हैं खेती में,
वो बस अपने खाने के लिए ही खेती कर रहे हैं, और इसी वजह से हमें बाहर से भी जो है मंगाना पड़ रहा है खाने के लिए अपने। उसके बाद आगे पढ़े तो वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। अब वैश्वीकरण पढ़ते हैं तो वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है, उपनिवेश काल में यह भी स्थिति मौजूद थी। 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए तो उस समय भी भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे, और दक्षिण भारत में किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। यानी जब औपनिवेशिक सरकार आई, तब जब यूरोपीय सरकार आई तब जो है हमारे देश में मसाले उस समय भी बहुत फेमस हुआ करते थे, और हमारे देश से जो है वो दूर दूर देशों तक मसाले ले जाते थे। तो आज भी गर्म मसाले भारत से निर्यात किए जाने वाली मुख्य वस्तुओं में शामिल है, और आज भी जो है वो हम मसालों का निर्यात करते हैं। ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारी भारत के कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए, और भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया गया। यानी जब ब्रिटिश काल था, जब हमारे देश पर शासन चल रहा था औपनिवेशिक काल शासन का, औपनिवेशिक सरकार का, उस समय जब अंग्रेज जो थे वो हमारी कपास, हमारे मसालों, इन सब चीज़ों की तरफ आकर्षित हुए थे, और इसी वजह से जो था हमारा देश गुलाम हुआ था। उसके बाद आगे पढ़ते हैं तो मैनचेस्टर और लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्योग भारत में पैदा करने वाली उत्तम किस्म की कपास की उपलब्धता पर फली फूली। अपने 1970 में बिहार में हुए चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा। इसकी शुरुआत इसलिए हुई कि इस क्षेत्र के किसानों पर नील की खेती करने के लिए दबाव डाला गया था। यानी इनसे कहा गया कि आप जो है वो नील की खेती करें, और नील की खेती करने से इनकी जो भूमि थी उसकी उर्वरता बहुत ज़्यादा तेज़ी से कम हो रही थी, और इसलिए इन्होंने जो है वहाँ पर आंदोलन किया। उसके बाद आगे पढ़ते हैं तो नील ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल था। यानी जो हमारा औपनिवेशिक सरकार थी उनके देश के लिए जो नील था वो कच्चा माल बहुत इम्पोर्टेंट था। उसी से जो थे वो अपने जो कपड़े थे उनको पेंट करते थे। ये किसान इसलिए भड़के क्योंकि उन्हें अपने उपभोग के लिए अनाज उगाने से मना कर दिया गया था। यानी किसान क्यों भड़के थे? क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और वो फसल उगाना चाहते थे, लेकिन उनसे ज़बरदस्ती नील की फसल जो थी उस समय उगवाई जा रही थी। उसके बाद 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफ़ी, जूट और मसालों का मुख्य उत्पादन होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों की से स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायता दी जाती है। यानी आज भी जो है हमारे देश में बहुत सारी फसल उगाई जाती है। हमारा देश ही कृषि प्रधान देश है, लेकिन फिर भी हम जो है दूसरे देशों से कंपटीशन आज नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे देश में जो है वो कृषि को समर्थन नहीं दिया जा रहा है, और जो हमारे विदेश हैं, जो दूसरे देश हैं, वहाँ पर जो है कृषि को जो है वो अत्यधिक सहायता दी जाती है। इसलिए हमारे देश में जो है हम कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं दूसरे देशों से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आज भारतीय कृषि दोराहे पर है। भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है तो सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति सुधारने पर जोर देना होगा। यानी ऐसे किसान जिनके पास कम भूमि है, जो छोटे किसान हैं, उनको जो है हमें और सुधारना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो छोटे छोटे हिस्सों पर ही फसल उगाएंगे तो इससे बहुत ज़्यादा फसल उगेगी और भारत जो है वो विकास करेगा। हरित क्रांति ने लंबा चौड़ा वायदा किया, परंतु आज यह कई विवादों से घिरी है। यह आरोप लगाया जाता रहा है कि हरित क्रांति के दौरान रसायनों के अधिक प्रयोग, जल भृतों के सूखने और जैव विविधता विलुप्त होने के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है। यानी भूमि जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ती जा रही है और भूमि की उर्वरता कम हो रही है। आज जीन क्रांति संकेत शब्द है जिससे जैविक इंजीनियरिंग सम्मिलित है। यानी हमने जो है हरित क्रांति के बाद बहुत ज़्यादा उर्वरकों का प्रयोग किया, बहुत ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, जिसकी वजह से मिट्टी जो थी वो हमारी निम्नीकृत हो गई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो वास्तव में कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक कृषि का आज अधिक प्रचलन है, क्योंकि यह उर्वरकों तथा कीटनाशकों जैसे कारखानों से निर्मित रसायनों के बिना की जाती है। यानी आज जो है आज हमें समझ में आ रहा है, और इसलिए आज अधिकतर जो किसान हैं वो ऑर्गेनिक खेती को महत्वता दे रहे हैं। इसलिए पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, और ऑर्गेनिक खेती जो होती है उसमें हम जो है वो गाय के गोबर को खाद के रूप में यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो हमारे पौधे होते हैं उन जो कि खेत में पड़े रहते हैं उनकी हम खाद बन जाती है उसमें खेत में ही, और उसी के बाद हम उसको खाद के रूप में यूज़ कर पाते हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार के जोतों पर यदि खाद्यान्नों की खेती ही होती रही तो भारतीय किसानों का भविष्य अंधकार में है। भारत में लगभग 83.3 करोड़ लोग लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर पर भूमि निर्भर
है, यानी इतने सारे लोग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर इतने सारे लोग 83 करोड़ लोग जो है वो निर्भर करते हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर से भी कम भूमि आती है। यानी जो हमारे भारतीय किसान हैं उनके अगर सबको अनुपात निकाला जाए तो आधा हेक्टेयर से भी कम भूमि उनके हिस्से में आ रही है। भारतीय किसानों को शस्यवर्धन करना चाहिए और खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए। इससे आमदनी अधिक होगी और इसके साथ पर्यावरण निम्नीकरण में कमी आएगी। यानी बाहर जो हमारे भारतीय किसान हैं उनको खाद्यान्न के अलावा यानी खाने के लिए जो वो उगा रहे हैं उसके अलावा थोड़ा हटकर उन्हें महंगी फसलें उगानी चाहिए। अगर वो महंगी फसलें उगाएंगे तो उनकी जो है वो आमदनी बढ़ जाएगी, उनको पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे और वो जब जो चाहें वो खरीद सकते हैं। और अगर हम विदेशों से भी आयात करेंगे उन चीज़ों का तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फलों, औषधियों, पौधों, बायोडीजल फसलों, जट्रोफा और जोजोबा, फूल और सब्जियों को उगाने के लिए चावल या गन्ना से बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता है। यानी जो महंगी फसलें हैं उनको सिंचाई के लिए जो है ज़्यादा पानी नहीं लगता है। भारत में जलवायु विविधता का विभिन्न प्रकार की कीमती फसलें उगाकर उपयोग किया जा सकता है। यानी भारत में जो विभिन्न प्रकार की विविधताएं हैं जलवायु में उनका प्रयोग हम कर सकते हैं कीमती फसलों को उगाने में, और इसलिए किसानों को जो है वो कीमती फसलें उगानी चाहिए। तो गाइस आपका जो चैप्टर है वो आज यहाँ पर ख़त्म हो गया। और अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों नहीं देखे हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि प्लीज़ उन्हें देख लेना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।